नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अपना चहेता कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम विविध जानकारियां लेकर आते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और ऐसे ही अन्य व्यवसायों से जुड़ी। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हम इन जानकारियों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले देखेंगे अपना पहला सेगमेंट खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों की आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा बागवानी महोत्सव का आयोजन। ड्रिप इरिगेशन के तकनीक से सिंचाई होगी सरल और सुविधाजनक। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन। पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में किसानों की आमदनी बढ़ाने के अलावा निर्यात को प्रोत्साहन देना, कृषकों एवं व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी उपकरणों से रूबरू कराना भी था। इसके साथ साथ कृषकों और उनके उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रम चलाकर प्रोत्साहित कर रही है, जिसकी जानकारी उन्हें दी गई। बागवानी महोत्सव हमारे किसानों की प्रतिभा का बहुत बड़ा परिचायक है। हमारे किसान लगातार मेहनत करते हैं और ये एक मंच प्रदान करता है उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का। पूरे राज्य से किसान आ रहे हैं जो एक से एक जो खेती में उन्होंने नायाब नमूने प्रस्तुत किए, उसका एक दृश्यगोचर यहाँ पर दिखाई देता है और हम सब मिल करके उनकी प्रतिभा के माध्यम से दूसरे किसानों को प्रेरित करते हैं। जो आम लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो इसमें उठा पाते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या में पूरे बिहार के किसान आते हैं, बिहार के अन्य लोग जो इसकी खरीदारी करना चाहते हैं वो आते हैं। पशुपालक भाई बहनों, आप अगर बकरी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो आप बकरियों के रख रखाव और उनके प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों सर्दी के मौसम में अधिकांशतः देखा गया है कि बकरियों के यूरिनल की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। ऐसे में आप 1 ग्राम सुबह और शाम नौसादार का प्रयोग करें। विशेष जानकारी डॉक्टर ज्ञानदेव सिंह से। ठंडे के दिनों में क्योंकि पानी का इंटेक कम हो जाता है, हम उसको स्टॉल फीडिंग कराते हैं, नाद भी खिलाते हैं, चरने के लिए नहीं वो करते हैं, हरा घास नहीं मिल पाता है। तो उसके बचाव के लिए सबसे बढ़िया उपाय इस समय ये है कि नौसादर मिलता है। नौसादर उसको हम 1 ग्राम, अगर मान लीजिए 10 केजी का आपकी बकरी है तो उसको 1 ग्राम से 2 ग्राम सुबह शाम 10 दिन तक लगातार अगर देते रहें तो इस तरह से हम इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में पानी की किल्लत को देखते हुए आप सब्जियों की खेती में उचित जल प्रबंधन कर सकते हैं। इससे फसल की पैदावार भी अच्छी होगी और पानी की खपत भी कम होगी। ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन की मदद से आपके पौधों को समुचित जल मिल जाता है। इसके द्वारा आप खाद भी दे सकते हैं। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम सेंदुआरी, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान राम अभिषेक सिंह। ये फूल गोभी की खेती कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। इनका कहना है कि कीटों के प्रकोप ज्यादा होने की वजह से दवा का छिड़काव करना पड़ता है, फिर भी फसल अच्छी हो जाती है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। हम 1.5 बीघा में 1.5 एकड़ में हमारे किए हुए हैं अर्ली खेती, जो अच्छा पैसा हमारा हुआ, लगभग 6,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से हमारा हुआ। अभी जो कर रहे हैं लेट वेराइटी, ये हमको अनुमान है कि 10,000 रुपये कट्ठा होगा। अघानी अर्ली बोए हुए हैं, इसमें भी लगा कि 6,000 से ऊपर होगा। लेट होंगी बढ़िया है। और लेट वेराइटी अघानी जो 14,000 रुपये तक गिरेगा, वो भी लग रहा है कि इस बार 20 से कम नहीं, 2,000 रुपये कुंटल से कम नहीं बिकेगा। किसान भाई बहनों, गेहूं का हमारे सूबे में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। आप में से बहुत से लोग गेहूं के उत्पादन से जुड़े होंगे, क्योंकि यह हमारे क्षेत्र की एक प्रमुख खाद्य फसल है। ऐसे में जलवायु और मिट्टी की पोषकता के अनुरूप इसके उन्नत प्रभेदों का चयन कर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। देश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार राज्य में होता है। ऐसे में गेहूं का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके, इसके लिए कृषि
विश्वविद्यालयों के द्वारा गेहूं की नई नई किस्में विकसित की गई है। गेहूं की यह किस्में कम लागत में अच्छी पैदावार देती है, साथ ही कुछ कीट रोगों के लिए प्रतिरोधी भी होती है। किसान अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए गेहूं की खेती हेतु अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्मों का ही चयन करें। गेहूं की खेती की सफलता एवं उससे प्राप्त लाभ विशेष रूप से उन्नत प्रजातियों के चयन पर ही आधारित रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय अलग अलग रहता है। किसान बुआई के समय अनुसार भी किस्म का चयन कर सकते हैं। जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल फसलों की कतारबद्ध बुआई के लिए एक उन्नत कृषि यंत्र माना जाता है। इस मशीन की सहायता से मुख्य रूप से गेहूं, चना, राई, मसूर और सरसों आदि की बुआई पंक्तिबद्ध रूप से की जाती है। इस यंत्र के उपयोग से बीज एक निश्चित दूरी और गहराई पर गिरते हैं। इससे फसल का अंकुरण अच्छा होता है और पैदावार भी बढ़ती है। इस यंत्र के प्रयोग का एक बड़ा फायदा यह भी है कि जुताई के काम में लगने वाले श्रम और खर्च में भी काफी कमी आ जाती है। सरकार द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त कर इसे कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव? आइए अब चलते हैं बाजार समिति, जहां जानेंगे आलू प्याज के ताज़ा भाव को। लाल आलू 3000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2800 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 3800 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आपने देखा मौसम के मिजाज के बारे में, जाना आपने नवीनतम तकनीकों, उपकरणों के बारे में, ली आपने जानकारी मंडी के भाव की और साथ ही साथ आप रूबरू हुए अपने ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी से भी। जानकारियों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2 ml पर केजी सीड ट्रीटमेंट करके अगर नर्सरी किसान भाई लगाएं तो वो बीमारी फैलने का कोई आसार ही नहीं रहता है। इसका बेस्ट ही उपाय है बेवेस्टिन और कार्बेंडाजिम थेरम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। पपीता एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग सब्जी और फल दोनों रूपों में होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो इसके बहुत सारे फायदे हैं ही, स्वाद में भी ये लोगों को बहुत लुभाता है। तो पपीते के फसल की कैसे करें हम बेहतर तरीके से खेती, क्या उसमें लगने वाले रोग हैं जिससे उस पर नुकसान हो सकता है, और कैसे इन रोगों की करें हम रोकथाम, इन सभी चीज़ों के बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से। मिलवाते हैं आपको उनसे इस साक्षात्कार के जरिए। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं। आज जिस फसल के बारे में हम चर्चा करेंगे वो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने वाली है। हमारे किसान भाइयों की अगर इसकी खेती करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं, लेकिन इसकी खेती कैसे करें इसके लिए आपको विशेषज्ञ से बात करनी पड़ेगी। तो आज जो हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर विनय कुमार, ICAR पूसा से हैं। लेकिन चर्चा का विषय तो जान लीजिए। आज चर्चा का जो विषय है वो है पपीता फसल का महत्व, उसमें लगने वाले रोग एवं रोकथाम।
कैसे करें रोकथाम। तो आज हम इसी सब विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अगर वो पपीता की फसल लगाने की सोच रहे हैं तो किस तरह से उस फसल को लगा सकते हैं, कैसे तैयारी उनकी कर सकते हैं वो? पपीता एक बहुउपयोगी फसल एवं लोकप्रिय फल है। इसका औषधि गुण भी है और किसान का आय भी दोगुनी करते हैं। इसके लिए कैसे पूरे खेती किया जाए, इसका कैसे तैयारी किया जाए, पहले पौध अवस्था से ही हम बताने का एक करेंगे। पौध अवस्था शुरू में बीज नर्सरी लगाते हैं जो 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 5 इंच उसका ऊंचाई होना चाहिए, जिससे कि पानी नर्सरी में न लग सके। उसके बाद पौध तैयार करने के बाद 45 दिन बाद उसको उखाड़ के दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। उसके बाद उखाड़ के दूसरे जगह शिफ्ट करके फिर दूसरे जगह लगाते हैं और उसका फिर रोपाई करते हैं। रोपाई करते समय उसका जो फर्टिलाइज़र है वो सब वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और केमिकल में आ जाएगा, और NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसका भी डोज जो है 40 kg नाइट्रोजन, 50 kg पोटेशियम और 60 kg फास्फोरस लगा के उसको रुपाई करते हैं। और उसके रुपाई करने के लिए कतार से कतार की दूरी 6 बाई 6 का होनी चाहिए। पौधा का दूरी 5 बाई 5 होनी चाहिए, जिससे कि पौधा का बढ़वार अच्छा हो सके। उसके बाद उसका जब रुपाई जब कर देंगे तो उसका जो है फूल फल 6 महीने बाद आते हैं। और इसका देखभाल ये करना चाहिए कि पानी लोलैंड भी ना हो। पपीता के खेती के लिए पानी की ज़्यादा विशेष ज़रूरत नहीं होती है। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी बातें बताई। अब हमें ये बताइए कि पपीता के फसल का महत्व क्या है उसके बाद। पपीता एक औषधि गुण से भरा पड़ा है और इसमें ऑल विटामिन पाया जाता है। पपीता कच्चा हो या पका हो, दोनों का ही बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसके लिए कभी भी डेंगू का महामारी होता है तो उसका पत्ती का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद किसी का कब्जियत हो, कंस्टिपेशन हो, उसके लिए भी रामबाण होता है। चेहरा का ग्लो बढ़ाना हो तो पपीता खाने पे भी उसका गोरापन बढ़ता है। और ऑल विटामिन, पपीता ही एक ऐसा फल है जो कि ऑल विटामिन पाया जाता है और फाइबरस युक्त है। सर, पपीता की फसल अगर हमारे किसान भाई तैयार कर लेते हैं, जो कि औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है और भी बहुत अच्छा, मतलब पके में भी बहुत कारगर होता है और कच्चे में भी उसकी सब्जी बना करके उसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। तो उसमें अगर कभी फल हो जाता है, फल होने के बाद कभी कभी देखते हैं कि उसमें रोग लग जाते हैं, तो इसके रोग का निवारण क्या है, कैसे उसके रोग को हटाया जा सकता है? पपीता में 2 बहुत भयंकर बीमारी लगते हैं जो विषाणु रहित रहते हैं। विषाणु के लिए वो वायरस होते हैं, लीफ कर्ल वायरस, जो उसका डंठल या पत्ती जो है मुड़ जाते हैं पौधे की तरफ। और दूसरा जो है रिंग स्पॉट वायरस, वो भी उसका डंठल और पौधा ऊपर से गलका, जिसको गलका रोग कहते हैं, वो गलते चले जाते हैं। उसका जो वेक्टर होता है, फैलाता है, जो एक वाइट फ्लाई है जो मक्खी के द्वारा पूरे फैल जाता है। और ये जो सबसे ज़्यादा है बरसात के समय में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों से ये आग्रह करेंगे कि जब 1-2 पौधा जखन ये दिखे कि ये लग चुका है तो उसको या गाड़ दे मिट्टी में या जला दे। उसका मेन यही है, या उसके लिए एक थीरम या बेवेस्टीन का सीड ट्रीटमेंट करें, उसके लिए बेस्ट रोकथाम प्रबंधन हो सकता है। सर, कोई ऐसा तकनीक बताइए कि हमारे किसान भाई जब उसकी रुपाई करे तो उसी टाइम में कोई ऐसा कीटनाशक, चाहे कुछ ऐसा उपाय करे जिससे कि पेड़ में जो भी फल होते हैं तो उसमें कोई रोग ना हो, कोई कीड़े ना लगे, ऐसा कोई उपाय है क्या? नर्सरी लगाते समय ही ना 2 दवा हैं, बेवेस्टीन और कार्बेंडाजिम, 2 ml पर kg सीड ट्रीटमेंट करके अगर नर्सरी किसान भाई लगाएं तो वो बीमारी फैलने का कोई आसार ही नहीं रहता है। इसका बेस्ट ही उपाय है बेवेस्टीन और कार्बेंडाजिम थीरम। 2 ml पर kg सीड पे ट्रीटमेंट करके अगर बुआई करे तो कोई बीमारी नहीं लगेगा। और हमारे किसान भाई जो पपीता की फसल तैयार हो जाती है तो तैयार मतलब कितने दिनों में तैयार हो जाती है, कितने मंथ लगते हैं, उसके बारे में विस्तार से बता दीजिए।
पपीता का तैयार होने में 6 महीना में उसका फ्लावरिंग और 8 महीना में फ्रूटिंग आ जाता है। उसके बाद आप 12 मंथ होने के बाद आप कच्चा पपीता पर प्लांट 45 से 50 केजी, जैसे मेरे यहाँ 4 वैरायटी हैं, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, ताइवान, रेड लेडीज, तो ये सब का जो है ना 12 मंथ में तैयार हो जाता है। उसके बाद वो पकता है धीरे धीरे, जब वो हर पौधा में 1-2 पकता है उसको तोड़ते जाइए, अपना खाइए या मार्केटिंग करके बेचिए। सर, पपीता की खेती करते समय मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? पपीता की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी, दोमट या काली मिट्टी बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसके लिए चिकनी मिट्टी जो होती है बहुत ही अच्छे उत्पादन बढ़ाते हैं, यील्ड बढ़ाते हैं। और उसके लिए ऊपरी लैंड, लो लैंड नहीं होनी चाहिए, पानी का जमाव नहीं होनी चाहिए। जो कि दोमट मिट्टी है पानी का अवशोषण ज़्यादा करते हैं, इसीलिए पपीते के खेती के लिए दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी बहुत ही अच्छा माना गया है। किसान भाइयों को दोमट मिट्टी पे ही पपीता लगाना चाहिए। सर, आपने पपीते की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को बताया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अब बारी है सरकार की कृषि योजना पर आधारित इस फीचर फिल्म की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए।
इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है।
पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने स्प्रे, जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। हम उम्मीद करेंगे कि आप इन सभी जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं, क्योंकि ये कोशिशें तभी सफल होंगी जब आप विकसित होंगे, जब आप लिखेंगे सफलता की कहानी, क्योंकि भारत के विकास की तकदीर आपसे जुड़ी है। आपकी इन्हीं सफलताओं की कामनाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा। होगी आपसे फिर मुलाकात। बने रहिए कार्यक्रम में इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna